कहानी की शुरुआत में हम रे को देखते हैं जो कि पढ़ने के लिए एक एकेडमी में आता है जहाँ पर सारे के सारे नोबल लोग ही पढ़ते हैं, यानी कि आम लोगों का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। अब अंदर आने के बाद वो हॉल को सर्च करना शुरू करता है और रास्ते में ही रुक जाता है। ये लड़की जो कि उसके पीछे चल रही थी वो उससे टकरा कर नीचे गिरने वाली होती है, पर रे उसे संभाल लेता है और उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जिससे ये लड़की भी काफी खुश हो जाती है और ये कहती है कि तुम्हें ऐसे बीच में नहीं रुकना चाहिए। रे उसे माफी मांगता है, मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। जैसे ही रे उन्हें ये बताता है कि वो आज यहाँ पर न्यू आया है, तो ये बात सुनने के बाद पीछे वाली लड़कियाँ काफी शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि सारे के सारे न्यू स्टूडेंट्स कल ही एकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये कौन है? तभी उन्हें ये बात याद आती है कि एंट्रेंस सेरेमनी में एक इंसान मिसिंग था जो कि ना तो किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और ना ही किसी सॉर्सरर फैमिली से। जब इस लड़की को ये बात पता लगती है तो वो काफी अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। अब सारे के सारे लोग रे को ही देख रहे होते हैं और ये सोचते हैं क्या ये वही लड़का है। यहाँ तक कि ये लड़की भी काफी अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। अरे नहीं, मुझे एक आम इंसान ने छू दिया, मैं तो बेहोश ही हो गई, अरे बचा लो मुझे। तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम है एल्बर्ट और वो ये कहता है क्या तुम ही रे हो? अरे हाँ, मेरा नाम ही रे है, अपना हाथ साइड करो और मुझसे दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है कि ये एकेडमी तुम जैसे लोगों के लिए है? तुम एक आम इंसान हो, यहाँ पर सिर्फ नोबल लोग आते हैं, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे ओए मुन्ना, थोड़ा शांत हो जा, और वैसे भी मैं यहाँ पर काफी सारी नई चीजें सीखने के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? एल्बर्ट उसे मारने का ट्राई करता है, पर रे उसे काफी आराम से डॉज कर लेता है, जिससे एल्बर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तेरी भैंस की टैट। लेकिन तभी यहाँ पर रोज आ जाती है जो कि इनकी फाइट को छुड़वा देती है। एल्बर्ट ये कहता है अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे बंदे को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब रोज और रे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। रे उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ पर सही टाइम पर आ गई। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रोज ये कहती है कि मेरा नाम है एमिलिया रोज, और हाँ, मुझे भी सारे रे के नाम से जानते हैं। हैंडशेक करते हुए रोज उससे कहती है तो तुम एक ऑर्डिनरी हो, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्किल्स काफी कमाल की हैं, जो तुम यहाँ पर आए। अब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। रोज उससे कहती है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अगली पल ये सारे के सारे बच्चे हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल एक स्पीच दे रही होती है और वो ये कहती है कि आप सभी का स्वागत है आर्नोल्ड एकेडमी ऑफ सॉर्सरी में। ये एकेडमी पूरे वर्ल्ड में एक काफी अच्छी एकेडमी मानी जाती है। यहाँ तक कि वो सारे बच्चों को ये भी बता रही होती है कि वो सारे यहाँ पर अपने स्किल के दम पर आए हैं और उन्हें इस बात पर घमंड नहीं करना है। तुम सभी को इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि तुम सारे बेस्ट सॉर्सरर बन पाओ, तो लग जाओ अपने काम पर। अब लास्ट में ये प्रिंसिपल अपना नाम बताती है और इनका नाम है एबी गार्नेट, और इसी के साथ ये स्पीच भी यहीं पर एंड हो जाती है। अब एक एक करके सारे बच्चे अपनी स्पीचेस दे रहे होते हैं। रोज ये कहती है कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल रहा है और आगे हमारे सामने काफी सारी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, तो हम सभी को तैयार रहना है। सारे बच्चे उसकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं, खासकर लड़कियाँ, और वो ये कहती है कि हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि हम सॉर्सरी सीख पाएं और काफी बेस्ट बन पाएं। जिसके बाद हम क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ पर सारे के सारे बच्चे रे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो ये कहता है कि मेरा नाम है रे, और जैसे कि आप सारे लोग जानते हो कि जब से ये एकेडमी बनी है तब से मैं यहाँ पर पहला ऑर्डिनरी हूँ और मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं एक काफी अच्छा सॉर्सरर बन पाऊँ। लेकिन अब भी सारे के सारे बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि ये ऑर्डिनरी यहाँ पर क्या कर रहा है और ये यहाँ पर आया कैसे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम टीचर का नाम भी जान लेते हैं, जिनका नाम है मिस ग्रे। रोज उसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करने के लिए काफी इंतजार में हूँ। एल्बर्ट जब ये सारा कुछ देखता है तो उसकी सुलगनी शुरू हो जाती है, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। पर जैसे ग्रे अपनी सीट पर बैठने के बाद बाहर देखता है तो वो नोटिस करता है कि बाहर तबाही मची हुई है। मिस ग्रे को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि ये बच्चा बाहर क्यों देख रहा है, और वो इसके एक चौक फेंक कर मारती है, पर ग्रे उसे अपनी दोनों फिंगर से रोक लेता है और वो ये कहती है क्लास में अपना ध्यान रखो। जिसके बाद इन सभी की पढ़ाई शुरू हो जाती है और ये सारे सॉर्सरर्स रैंक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रोज ये बताती है कि हमारी सोसाइटी में रैंक्स को 5 तरह से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिना, और इसके अलावा एक और रैंक है जिसका नाम है होली रैंक ग्रैंड। ये सुनकर टीचर भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो ये कहती है कि एक एरा के अंदर सिर्फ 7 ही ग्रैंड सॉर्सरर्स हो सकते हैं, जिन्हें वर्ल्ड 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स कहा जाता है, जिनकी पावर्स काफी इंसेन होती हैं। और वो ये कहती हैं कि ये एक ऐसा टाइटल है जो कि दुनिया के सारे सॉर्सरर्स अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि इन सभी के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, बस कुछ ही को छोड़कर, जैसे कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, जिन्हें द बर्निंग सॉर्सरर के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है कैरोलाइन, जो कि काफी फेमस भी है। इसके बाद वो ये कहती हैं कि एक और सॉर्सरर है जिसने फार ईस्ट वॉर को रोका
रखा था, जिसे आइस ब्लेड सॉर्सरर के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही ये वॉर खत्म हुई तो आइस ब्लेड सॉर्सरर इस दुनिया से गायब हो गया और बाकी सभी सॉर्सरर्स ने भी अपने नाम रिवील नहीं किए और वो भी लापता हो गए, यानी कि एकदम गायब। मिस ग्रे उनसे कहती है कि तुम सारे भी यहाँ पर इसलिए आए हो कि तुम भी द ग्रेट 7 सॉर्सरर्स बन सको। अगर हम सारे यहाँ पर द ग्रेट 7 सॉर्सरर्स बनने के लिए आए हैं तो ये ऑर्डिनरी यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस ग्रे को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है। उसने यहाँ पर आने के लिए एक टेस्ट को पास किया है तो तुम चुप रहो। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर टीचर ये बताती हैं कि आज हम सॉर्सरी प्रैक्टिस करने वाले हैं तो तुम सारे तैयार हो जाओ। वो रोज से ये पूछती हैं कि सॉर्सरी क्या होती है। रोज ये कहती है कि सॉर्सरी एक ऐसी टेक्निक है जिससे वर्ल्ड के पहले मटेरियल यानी कि प्रीमा मटेरिया को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तुमने एकदम सही कहा। जिसके बाद टीचर उन्हें सॉर्सरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना शुरू करती है, यानी कि वो प्रीमा मटेरिया को पहले एक कोड के अंदर कन्वर्ट करती है और बाद में उसे डीकोड भी करना सिखाती है। ऐसा करते हुए तुम्हारे दिमाग में जो भी आता है वो तुम्हारे सामने बनकर आ जाएगा, जैसे कि ये। यहाँ तक कि वो ये भी कहती हैं कि मटेरियल्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। यही पास में एक लड़की जिसने हुडी पहनी हुई होती है वो ये पूछती है कि आपने इसे तोड़ने के लिए एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल किया, पर टीचर इसके लिए मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद ये सारे बच्चे प्रैक्टिस करने पर लग जाते हैं और रोज ने एक काफी अच्छा फ्लावर बनाया होता है, जिसको देखकर ये सारी लड़कियाँ काफी खुश हो जाती हैं। रे भी ये करने का ट्राई कर रहा होता है पर उससे ये नहीं होता। एल्बर्ट ये कहता है कि ये इंसान फिर से यहाँ पर आ गया, मैं इसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले सीन में रे की मुलाकात लाइब्रेरी में एक लड़की के साथ होती है जिसका नाम है एलिसा। जिसके बाद वो ये कहती है कि वो भी आइंसवर्थ की तरह एक डॉक्टर बनना चाहती है। वैसे हाँ, मैं भी उस इंसान को दिल से काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब रे उससे पूछता है कि वो अपना चेहरा छुपा कर क्यों रखती है, वो ये कहती है कि मेरे कान काफी अजीब हैं। रे उससे कहता है मैं ये जानता हूँ कि तुम एक एल्फ हो और तुम्हारे कान काफी सुंदर हैं। एलिसा ये बताती है कि सारे लोग उसके कानों को लेकर उसे काफी ज्यादा टीज करते हैं, पर रे की तारीफ करने के बाद वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। जिसके बाद रे एक बंदे से मिलने के लिए उसके पास आता है और इसका नाम है एवी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ये दोनों हैंडशेक करते हैं तो इन दोनों के ही कपड़े गायब हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहे होते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे रनिंग कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है रिबेका और ये भी 3 नोबल फैमिलीज में से किसी एक से बिलोंग करती है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और रे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है रे। जब रे और एवी एकेडमी के लिए जा रहे होते हैं तो रे उससे पूछता है कि ये तीनों नोबल फैमिलीज कौन सी हैं। एवी उसे बताता है कि यहाँ पर रोज, ब्रैडली और ऑलग्रेन ये तीनों ही नोबल फैमिलीज हैं। अब ये दोनों एकेडमी पहुँच जाते हैं और जैसे रे आगे जा रहा होता है तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है, लेकिन ये लड़की उल्टा ही रे के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। पर मैंने किया क्या, मैं तो बस सीधा जा रहा था, तुम मेरे सामने आ गए, तुम सामने से हट भी तो सकते थे। ये लड़की भी रे को देखकर ये समझ जाती है कि शायद से ये वही लड़का है जिसके बारे में पूरी एकेडमी में चर्चा चल रही है। रे उसे कहता है कि मेरा नाम है रे व्हाइट और तुम काफी सुंदर हो। ये सुनते ही वो लड़की भी ब्लश करना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि मैं एक काफी क्यूट लड़की हूँ और मेरा नाम है क्लैरिस क्लीवलैंड। तुमने अपना नाम काफी अच्छे से बताया, लेकिन ये क्लीवलैंड फैमिली कौन सी है? क्या सच में तुम मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते? मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैसे अगर तुम मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उन्हें भूल जाओ। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली में सारे लोग काफी सुंदर होंगे, एकदम तुम्हारी तरह। अरे हाँ, तुमने एकदम सही कहा। तभी उसे याद आता है कि वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुकी है, तो वो यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर रे भी प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है और वो ये कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और वो ये कहती है कि तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और हम दोनों ही रिटायर हैं, तुम मुझे एबी कहकर बुला सकते हो। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई न कोई तो लोचा है और ये एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। अगले सीन में एल्बर्ट और रे के बीच में एक स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है। जैसे ही एल्बर्ट उसके ऊपर अटैक करता है तो रे बड़ी आराम से उसकी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है, जिसको देखकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर एल्बर्ट को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसकी भैंस की टैट। अब वो दोबारा से गुस्से में आकर रे के ऊपर अटैक करता है, पर रे उसकी स्वॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे सभी को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि रे सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और एबी भी दूर से खड़ी हुई इस फाइट को देख रही होती है और वो ये कहती है मैं ये बात देखकर काफी खुश हूँ कि तुम्हें अपनी एकेडमी लाइफ पसंद आ रही है। रे फाइट द आइस ब्लेड सॉर्सरर। अब अगले सीन में हम एबी और रे को देखते हैं
हैं जो कि अपने रूम में एक काफी खतरनाक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब प्रोटीन शेक पीने के बाद एवी रे से ये पूछता है, क्या तुम 2 क्लब्स एक साथ हैंडल कर सकते हो? जब मैं इस एकेडमी में आ ही गया हूँ तो मैं इसे भी संभाल लूंगा, मैं एकदम रेडी हूँ। पर तुम जानते हो ना कि इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। अरे नहीं, मेरे पास ये है। और वो इसे एक गोल्ड कार्ड दिखाता है। जिसके बाद रे एक क्लब में आ जाता है जहाँ पर काफी सारे बॉडी बिल्डर्स बैठे हुए होते हैं। एक बंदा उससे पूछता है, क्या तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? यहीं पर हम एवी को भी देखते हैं जो कि ये बता रहा होता है कि वो सारे क्या करते हैं। एक बंदा ये कहता है कि हमारे क्लब में वो सारे लोग आते हैं जो कि डरते नहीं हैं, जिन्हें हम हंटर्स कहते हैं। रे भी उन सभी की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा होता है। तभी उन सभी का लीडर रे से कहता है कि हम तुम्हारी बॉडी को देखना चाहते हैं। और जैसे रे उन्हें अपनी बॉडी दिखाता है तो ये बॉडी काफी चमचमा रही होती है। ये सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वाह, क्या सॉलिड बॉडी है। रे उनसे कहता है कि मैंने काफी ट्रेनिंग की है जिससे कि मैंने ये बॉडी बनाई है। क्या तुम्हारे पास ये है? अरे हाँ, मेरे पास भी एक ऐसा ही कार्ड है। ये सारे लोग इस कार्ड को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये एक गोल्ड कार्ड है जो कि काफी रेयर होता है। वैसे मैं तुम्हारे पोटेंशियल से काफी खुश हुआ। क्या तुम हमारे क्लब के एक पिलर बन सकते हो? और रे भी इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में रे एक और क्लब में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और वैसे मुझे फ्लावर्स काफी पसंद है क्योंकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में उग जाते हैं। रिबेका उससे कहती है कि हमारे क्लब में कोई भी लड़का नहीं है, तो क्या तुम कंफर्टेबल हो? और वो ये कहता है कि हाँ, मैं एकदम सही हूँ, एकदम मस्त। जैसे ही रिबेका उसे अपने क्लब में ज्वाइन करने वाली होती है तभी एक लड़की उससे कहती है कि हम इसे अपने क्लब में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लड़का है और इसकी आपके ऊपर गंदी नजर है। रे भी इन सभी की बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है। तभी रिबेका डीना से कहती है कि मैं इसकी एप्लीकेशन तुम्हारे ऊपर सौंपती हूँ। अगर तुम्हें ये लड़का वर्थी नहीं लगता तो तुम इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती हो। अब डीना उसे लेकर टेरेस पर आ जाती है जहाँ पर उसे ये सारी घास यहाँ से साफ करनी है। डीना उसे कहती है तुम्हारे पास बस एक ही हफ्ते का टाइम है। और रे भी अपने काम पर लग जाता है। देखते ही देखते वो यहाँ का काफी सारा काम खत्म कर देता है। और जब वो यहाँ पर काम कर रहा होता है तो रिबेका उसके लिए खाना लेकर यहाँ पर आती है और वो ये कहती है मैं ये देखकर काफी खुश हुई कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सैंडविचेस लेकर यहाँ पर आई हूँ। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि नीचे कुछ लोग शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिबेका ये देखकर बताती है कि वो दोनों मैजिक शिवेलियर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रे उससे पूछता है कि वो क्या होता है। ये एक तरह का कंपटीशन है जिससे ये पता लगता है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक शॉर्ट फाइटर है। क्या तुम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो? हाँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और ऐसी बात करते करते रिबेका ये नोटिस करती है कि रे की बॉडी काफी दमदार है और वो इसकी तारीफें भी करती है। जैसे ही 4 दिन बीत जाते हैं तो सारी लड़कियां ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि रे ने सारा का सारा काम खत्म कर लिया है और अब डीना को उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। रिबेका भी काफी खुश होकर ही कहती है तो चलो फिर नए फ्लावर्स को उगाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे कुछ सोचता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे प्रिंसिपल की बात याद आती है कि किंगडम में एम्पायर की तरफ से कोई स्पाई भेजा गया है जो कि एकेडमी के अंदर भी घुस सकता है। प्रिंसिपल ने उसे कहा था कि वो इस बात को एकदम सीक्रेट रखे और किसी से भी ये बात शेयर ना करे। जिसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर रे क्लैरिस को नोटिस करता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई पिल बग्स को नोटिस कर रही होती है। रे उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो ये बताती है कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है तो इसलिए मैं बग्स के साथ दोस्ती कर रही हूँ। रे उससे कहता है कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। ये सुनने के बाद वो भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसके आज तक कोई भी दोस्त नहीं बने। अब ऐसी ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। रे उससे कहता है कि मैंने जंगल में काफी सारे बग्स देखे हैं और मैं तुमसे उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी काफी शाम हो चुकी है तो बाद में बात करते हैं। क्लैरिस उससे कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ वहाँ पर जाओगी और रे उससे प्रॉमिस कर लेता है और वो भी काफी खुश हो जाती है। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सारे बच्चों को सॉर्सरी के डेरिवेशन के बारे में पढ़ा रही होती है और वो रे से पूछती है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ये सुनने के बाद रे उनके सामने पूरा का पूरा ज्ञान पेलना शुरू कर देता है और वो एक एक डिटेल बता रहा होता है। लास्ट में वो ये कहता है कि ये थी 7 डेरिवेशंस। अरे वाह, तुम तो काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अब टीचर उनसे ये कहती है कि तुम्हें शाम में जाकर काफका फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करनी है तो जल्दी से 4-4 के ग्रुप्स बना लो। जिसके बाद ये सारे ग्रुप्स बनाने में लग जाते हैं। तभी रोज भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है क्या इसमें मेरे लिए जगह है? अरे तुम्हारे लिए तो जगह ही जगह है। अगली सीन में ये सारे जंगल के सामने आ जाते हैं जहाँ पर टीचर इन सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और वो ये कहती है कि तुम्हें इस फॉरेस्ट के सेंटर में जाना है और साथ ही में चेक पॉइंट्स भी कलेक्ट करने हैं। टीचर के बोलते ही ये सारे बच्चे अपनी जगहों पर आ जाते हैं और अपने अपने ऑर्डर्स को डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से बच्चे ने कौन सा काम करना है। जैसे ही इन सभी को सिग्नल मिलता है तो ये सारे बच्चे भागना शुरू कर देते
हैं, पर तभी अचानक एलिसा के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, पर रे अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। अब थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें स्टैम्प मिल जाता है, जिसे वो अपनी बुक्स पर लगा लेते हैं और काफी खुश होते हैं। रात में ये सारे आग जलाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और रे की तारीफें कर रहे होते हैं कि रे ने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। रे उनसे ये कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम था, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे जंगलों और माउंटेन्स में रहा हूँ। रोज उससे कहती है कि सच में तुम काफी कमाल के हो। एक साथ काम करके ये सारे लोग काफी खुश होते हैं। एविस रे से कहता है कि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तभी रे को ये बात याद आती है कि यही सेम बात किसी और ने भी उससे कही थी। अब ये सारे के सारे लोग घोड़े बेचकर सो जाते हैं और रे पहरा दे रहा होता है। तभी उसे अपने मास्टर की ये बात याद आती है कि उन्होंने उससे कहा था, अगर कभी भी तुम्हारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिन्हें तुम्हारे ऊपर काफी भरोसा हो, तो तुम उन्हें अपनी रियलिटी बता सकते हो। सुबह होते ही इन सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही रे वहाँ जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि एल्बर्ट के ग्रुप के ऊपर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। रे के आते ही ये मॉन्स्टर उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन रे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उससे बच जाता है। जैसे ही एल्बर्ट इसे देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है। अगली पल रे इस मॉन्स्टर को भी बड़ी आराम से हरा देता है और वो ये कहता है कि आओ एल्बर्ट, खड़ी हो जाओ, मुझसे दूर रहो। क्या तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो और मैं काफी कमजोर? तभी रे के टीममेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और रे उन्हें सारा का सारा माजरा समझा देता है। एल्बर्ट के टीममेट्स अब भी फंसे हुए हैं। अरे यार, हमें तो नीचे उतार दो। लेकिन जैसे ही रोज इस मॉन्स्टर को देखती है, वो रे से ये पता करती है कि तुमने इसे अकेले मारा। अरे हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? फिर हम पेड़ के पीछे एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ फेंक कर मारता है, जिससे ये मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये सारे लोग उसे देखकर काफी चौंक रहे होते हैं कि ये दोबारा से जिंदा कैसे हुआ। अब ये सारे इस मॉन्स्टर को देखकर काफी डर रहे होते हैं। तभी क्लैरिस भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये सोचती है कि मैंने आज से पहले ऐसा मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा, ये क्या चीज है? तभी रे इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, पर इस बार इसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये मॉन्स्टर पहले के मुकाबले काफी टफ हो चुका है। रे को ऐसा लगता है कि उसे अपनी रियल पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन तभी ये सारे लोग उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। जैसे एलिसा अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है तो रे भी इसी मौके का फायदा उठाकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसे एक ही झटके में हरा देता है। पर इसके अंदर से एक काफी अजीब लिक्विड बाहर निकलता है। एलिसा ये देखकर काफी डर जाती है और वो रोज के पास जाती है। रोज उससे कहती है कि तुम डरो मत, तुमने काफी अच्छा काम किया। ये सारा कुछ देखकर रे को भी अपने पुराने टीममेट्स की याद आ जाती है। जैसे एल्बर्ट अपने साथियों को छुड़वाने के लिए जाता है, वो ये कहते हैं कि सच में रे काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जिसने इस मॉन्स्टर को रिवाइव किया था और वो इन्हीं सभी को देख रहा होता है और अचानक से गायब हो जाता है। अब जैसे ही ये एग्जाम खत्म हो जाता है तो टीचर एक ग्रुप को विनर अनाउंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि आज के विनर है एमिलिया रोज और उसकी टीम। यहाँ पर ये तीनों छपरी लड़कियाँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती कि रे की वजह से ये सारे जीते हैं। वो ये कहती हैं कि वो सारे इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में एमिलिया रोज थी। एवी ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग हमें चेयर अप नहीं करेंगे। रे कहता है ये सारी मेरी ही गलती है क्योंकि ये सारे लोग मुझसे काफी जलते हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एल्बर्ट अब भी काफी गुस्से में होता है, ये छपरी फिर से जीत गया। देखा तुम सभी ने, ये सारे रे की तारीफ कभी भी नहीं कर सकते। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम रे की मास्टर को देखते हैं और वो ये कहती है कि अब तक 3 महीने हो चुके हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। तभी उसकी मेड यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि रे आने वाला है, जिसको देखकर उसकी मास्टर अपने बालों को संवारना शुरू कर देती है। जिसके बाद रे भी यहाँ पर आ जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं। मास्टर उससे कहती है कि तुम तो सच में काफी बड़ी हो चुके हो। क्या सच में? पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो अब भी बच्चा हूँ। वो रे को ये कह रही होती है कि तुम इस बारे में जानते हो ना कि इस पावर का इस्तेमाल करना स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन जब तुम्हें इसकी जरूरत हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इन दोनों की बातों से एक और बात क्लियर होती है कि उसकी मास्टर ने ही रे को द आइस ब्लेड सॉर्सरर की पावर्स दी हैं। क्या तुम इसके बारे में जानते हो कि हमारे वर्ल्ड में एक रूमर फैल रहा है, लेकिन ये तुम्हारे काम का नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि वो एनग्राम से रिलेटेड है। पर ये एनग्राम क्या होता है? वो ये कहती है कि ब्रेन और सॉर्सरी एक दूसरे से रिलेटेड है और मैंने इन दोनों के ऊपर रिसर्च करके एक 2-fold कोड थ्योरी का निर्माण किया है और ब्रेन के जिस पार्ट में सॉर्सरी की नॉलेज होती है उसे ही एनग्राम कहा जाता है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम ब्रेन को रिसर्च करके सॉर्सरी को आराम से डिकोड कर सकते हैं और उसके बारे में काफी अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ पर उसकी मास्टर एक और चीज भी बता रही होती है। वो ये कहती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने की बजाय उसके अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं और उन लोगों ने मुझे भी इनवाइट किया था पर मैंने उन्हें मना कर दिया। अगले सीन में रे उन्हें लेकर बाहर आ जाता है जहाँ पर
ये दोनों टहल रहे होते हैं वो ये पूछती हैं क्या तुमने एकेडमी में कोई दोस्त बनाए। हाँ मेरे वहाँ पर काफी सारे दोस्त हैं जैसे कि रोज, एवी और बहुत सारे। खासकर एलिसा को आपकी बुक काफी पसंद है। अगली बार जब तुम यहाँ पर आओ तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आना क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं जिनकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल है। चलो ठीक है मैं अगली बार उन सभी को लेकर यहाँ पर आऊंगा। वो ये कहती है कि देखो जून आ चुका है यानी कि मैजिक शेवेलियर शुरू होने वाला है और ये एक ऐसा कंपटीशन है जो कि किंगडम के 3 सॉर्सरी अकेडमीज के बीच होता है। रेकी मास्टर ये बताती है कि वो इस कंपटीशन में 4 बार जीत चुकी हैं और वो ये कहती हैं अगर तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम भी 4 बार जीत सकते हो बिल्कुल मेरी ही तरह। रे उनसे कहता है कि मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे देखकर खुश नहीं होंगे। चलो एक काम करो ये बुक तुम अपने पास रख लो शायद ये तुम्हारे काम आएगी। फिर अगली सुबह हम रे को देखते हैं जो कि मस्त जॉगिंग कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एलिसा से हो जाती है। वो ये पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वैसे मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अभी दोनों फटाक से कपड़े चेंज करके यहाँ पर आ जाते हैं। रे उससे कहता है कि तुम तो काफी सुंदर लग रही हो, तुम्हारा शुक्रिया और तुम भी काफी हैंडसम हो। लाइब्रेरी में आने के बाद एलिसा एक किताब को पढ़ रही होती है। तभी वो ये नोटिस करती है कि रे एक नोवेल को पढ़ रहा है जो कि एक लव नोवेल है। रे उससे कहता है कि इसे पढ़ने के बाद हम दूसरों के इमोशंस को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं प्यार और इमोशंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता तो ऐसी नोवेल्स मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो क्लैरिस इन दोनों को दूर से खड़ी हुई देख रही होती है और वो ये सोचती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी एक लड़की के साथ। लगता है ये दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अभी वो ये सोच रही होती है कि वो रे से बात कैसे करे। तभी रे उसे नोटिस कर लेता है और वो ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वैसे हम दोनों लंच के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। हाँ ठीक है मैं चलूंगी। अगले सीन में ये तीनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रे इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और साथ में इन दोनों की काफी तारीफें भी करता है, जिसको सुनने के बाद ये दोनों ही ब्लश करना शुरू कर देती हैं। अंदर आने के बाद ये सारे बैठकर आराम से खाना खाते हैं और रे की पार्टी को एंजॉय करते हैं। जब ये सारा खाना पीना खत्म हो जाता है तो ये सारे अपने घर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे रे यहाँ से जाता है तो उसकी नजर एमिलिया रोज पर पड़ जाती है और वो भागकर उसके पास जाता है और ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो ये कहती है कि वो ऑलरेडी काफी थक चुकी है क्योंकि मैजिक शेवेलियर शुरू होने वाला है तो उसे काफी सारे लोगों से मिलना पड़ता है और इसीलिए उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। लेकिन भाई ये रे किसी के साथ भी फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता और वो ये कहता है कि तुम इन कपड़ों में काफी अच्छी लग रही हो। अच्छा सच में तुम्हारा शुक्रिया। अब ये दोनों एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर रे उसे बताता है कि आज उसने क्या क्या किया। ये सुनने के बाद रोज को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि तुमने काफी मजे किए होंगे, क्या तुम मेरे साथ भी कहीं पर जा सकते हो। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सीन में दोनों एक सस्ते से चारा के शोरूम में आ जाते हैं जहाँ पर रोज अलग अलग तरह के कपड़ों को ट्राई करके देख रही होती है। रे भी उसकी सारी ड्रेसेस की तारीफें कर रहा होता है। अरे वाह तुम तो काफी सुंदर लग रही हो, मैं ये जानती हूँ कि तुम एक नंबर की छपरी हो, तुम सारी लड़कियों से ऐसे ही बड़ी आराम से बातें कर लेते हो। पर तभी अचानक उसके सामने एक स्पाइडर आ जाती है जिसको देखकर रोज बाहर आकर रे के गले लग जाती है। लेकिन तभी उसे ये बात रियलाइज होती है कि उसने सही से कपड़े नहीं पहने और वो दोबारा से अंदर भाग जाती है। मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें टच कर दिया। रोज ये सोच रही होती है एक दिन मैं रे को सारा कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर रे अपने टीचर के सामने बैठा हुआ होता है और वो ये कहती है क्या तुम अपनी एकेडमी की लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अरे हाँ मैं इस लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। मैं ये जानती हूँ कि ये नोबल्स तुम्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और मैं तुम्हारी टीचर हूँ और फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ करना। जिसके बाद ये टीचर अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाती है और वो ये कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है, अगर मैं उन सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाती तो वो आज तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। अब वो जाते हुए रे से कहती है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। ये सुनने के बाद रे भी काफी खुश हो जाता है। वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त और काफी अच्छे टीचर्स मिले हैं, मैं काफी खुश हूँ। इस तरफ एल्बर्ट के टीममेट्स उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि जब से हमने ये फॉरेस्ट वाला एग्जाम दिया है तभी से एल्बर्ट हमारे सामने से गायब है। पर एल्बर्ट तो यहाँ पर अपने फायर मैजिक के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है अबे ओए नल्ले रे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक बार तुम मेरे सामने आओ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर हम एवी और रे को देखते हैं जो कि अपने न्यू क्लब के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा पसीना बहा रहे होते हैं। जिसके बाद रे सैरा के पास आ जाता है जो कि उसे एक की देती है जिससे कि वो क्लब में आ जाता है। तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने रिबेका कपड़े चेंज कर रही होती है जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। रिबेका भी उसे देखकर काफी चौंक जाती है और वो भी अचानक से ही दरवाजे को बंद कर लेता है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर रे उससे माफी मांग रहा होता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, आज मैं ही जल्दी आ गई थी, लेकिन तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। जिसके बाद वो उसे एक बुक दिखाती है और
और ये बताती है कि फ्लावर्स सॉर्सरी का यूज करके मॉडिफाई हो सकते हैं। क्या ये सच है? अब वो उसे लेकर बाहर आ जाती है और एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला पौधा दिखा रही होती है। रे इसको देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। रिबेका भी रे को देखकर काफी खुश हो रही होती है। वो उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? वो ये कहती है कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मैं तुम्हें सारा कुछ बता पा रही हूँ। जैसे कि हम सारे जानते हैं कि रिबेका 3 नोबल फैमिलीज में से एक है, तो सारे लोग उससे दूरियां बनाकर रखते हैं, तो इसलिए वो रे को देखकर काफी खुश होती है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुमसे सारा कुछ सीखने के लिए रेडी हूँ। मैं भी तुम्हें सारा कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। अभी दोनों बैठकर उसी कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसके अंदर कौन कौन आने वाला है। रिबेका ये बताती है कि तीसरी नोबल फैमिली यहाँ पर नहीं रहती, लेकिन वो रोज को काफी कड़ी टक्कर दे सकते हैं कंपटीशन में। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे मैजिक शेवेलियर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रोज अपने टीचर से कहती है कि मुझे रेसी फाइट करनी है, लेकिन ये बच्चा तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रोज उससे कहती है कि तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लिए तैयार हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फाइट से पहले ये दोनों ही काफी गप्पे लड़ा रहे होते हैं। जैसे ही रोज उसके ऊपर अटैक करती है तो रे इसके अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर लेता है, पर तभी उसके सामने एक फ्लैशबैक आता है जिससे कि वो अपना कंट्रोल खो देता है और नीचे बैठ जाता है। और ऐसे ही रोज इस फाइट को जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट की अब भी सुलग रही होती है इसकी भैंस की टैट। अब अगले सीन में ये सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं और साथ में रे की तारीफें करते हैं कि उसने ये सारा कुछ कहाँ से सीखा, और वो ये कहता है कि ये सारा कुछ मेरी मास्टर का कमाल है। उनकी ट्रेनिंग सच में काफी स्ट्रिक्ट थी, पर ये जगह मेरे लिए काफी इजी पीजी है। पर तभी यहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, मुझे भी ये एक्सेप्ट है। जिसके बाद ये दोनों लड़ने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ा बैरियर भी लगा होता है। रे उससे पूछता है कि फाइट के रूल्स क्या हैं। वो ये कहता है कि लो ये स्वॉर्ड लो और तुम सॉर्सरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर सारे लोग ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि एल्बर्ट के पास एक रियल स्वॉर्ड है, और वो ये कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम एक रियल स्वॉर्ड से उससे फाइट करोगे। तभी एल्बर्ट अचानक से रे के ऊपर अटैक कर देता है, पर रे इससे बच जाता है। यही पास में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि इन दोनों की फाइट के ऊपर नजर बनाए हुए है। एल्बर्ट की बार बार अटैक करने के बाद भी रे उससे बड़ी आराम से बच जाता है, जिसको देखकर एल्बर्ट को काफी गुस्सा आता है। वो ये कहता है कि तुम मुझसे बार बार बच क्यों रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर हमें एल्बर्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एल्बर्ट एक नोबल तो है, लेकिन उसकी फैमिली काफी नीचे आती है, तो सारे लोग उसके डैड को काफी परेशान किया करते थे। तभी से उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा और सभी को ये दिखा देगा कि उसके अंदर कितनी पावर्स हैं। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि एल्बर्ट रे के ऊपर एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है, जिसको देखकर सारे लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। पर तभी हम ये देखते हैं कि रे अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ही काट देता है। ये देखकर एल्बर्ट की भी काफी फट रही होती है, क्योंकि रे उसके सारे के सारे अटैक से डॉच करते हुए आगे आ रहा होता है। एल्बर्ट उससे कहता है कि तुम एक नोबल फैमिली से हो ना, जो कि अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर रह रहे हो। नहीं, मैं एक नोबल नहीं हूँ, लेकिन मैं सॉर्सरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद एल्बर्ट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे रे के ऊपर एक फायर ड्रैगन अटैक करने के लिए आता है, पर रे उसे अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। एल्बर्ट को भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो हार गया। यहाँ तक कि रे के भी सारे के सारे दोस्त उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। रोज उसे पूछती है आखिरकार तुम कौन हो, और जैसे रे अपने बारे में बताने वाला होता है तभी अचानक से यहाँ पर एक मैजिक आता है जिससे सारे लोग नीचे गिर जाते हैं सिवाय रे के। तुम सारे के सारे बच्चे सॉर्सरी के लिए सैक्रिफाइस होने वाले हो। और अगली पल जब ये मास्क हटता है तो हम ये देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि टीचर ग्रे हैं। अब रे के दिमाग में भी ये सारी बातें क्लियर हो जाती है कि टीचर ग्रे भी उन्हीं बंदों के साथ मिली हुई है जो कि लोगों के एनग्राम को हथियाना चाहते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। अरे वाह बच्चे, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है। अब मुझे तुम्हारे एनग्राम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो तुम ही थी जिसने जंगल में हमारे सामने उस मॉन्स्टर को भेजा था ताकि तुम बच्चों को किडनैप कर सको, लेकिन तुमने मेरा सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। और देखो अपने चारों तरफ मैंने यहाँ पर एक काफी खतरनाक बैरियर बना दिया है और एक साथ काफी सारे बच्चों को भी किडनैप कर लिया है। तो रे बेटा, तुम्हें मेरी टीचर की एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए जिंदा रखती हूँ और बाद में तुम्हारे एनग्राम को रिसर्च करूंगी। जिसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। टीचर ग्रे उससे कहती है मैं ये जानती हूँ कि तुम क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छे हो, लेकिन तुम सॉर्सरी में मुझसे जीत नहीं सकते। रे भी उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। वो ये कहती है अबे ओए छपरी, डॉच करना बंद कर, मजा नहीं आ रहा है। अब वो गुस्से में आकर एक अटैक उसके दोस्तों की तरफ करती है। रे को भी अपनी मास्टर की बात याद आती है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आइस ब्लेड सॉर्सरर की। रे कहता है क्रोनोस लॉक रिलीज, और अगली पल हम ये देखते हैं कि रे अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसको
जिसको देखकर टीचर ग्रे की भी फटनी शुरू हो जाती है और वो ये कहती है कि आइस ब्लेड सॉर्सरर, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम तो फार ईस्ट वॉर में मारे गए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी पावर्स मेरे अंदर पास ऑन हो चुकी हैं। अब वो गुस्से में आकर रे के ऊपर एक काफी बड़ी फायरबॉल से अटैक करती है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये फायरबॉल एक ही झटके में वैनिश हो जाता है। ये देखकर ग्रे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इसे हराने के लिए एक काफी खतरनाक स्पेल को कास्ट करने वाली होती है। रे कहता है एंटी मटेरियल कोड एक्टिवेट, और अचानक से ये पूरा का पूरा स्पेल ही गायब हो जाता है। ग्रे यहाँ से भागने का ट्राई करती है, पर रे उसे पकड़ लेता है। ग्रे काफी दर्द में ये कहती है, क्या तुम ही आइस ब्लेड सॉर्सरर हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ग्रे को देखकर ऐसा लगता है कि वो रे के सामने अपनी जान की भीख मांग रही है, लेकिन उसकी एक ईवल स्माइल सारा कुछ चेंज कर देती है। तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रे के ऊपर एक काफी खतरनाक फायर अटैक होता है, लेकिन अब भी उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर ग्रे की भी काफी फट जाती है। क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? मैं ये समझ गई कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है, और मैं तुम्हें जिंदा पकड़ने वाला हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो एक इंजेक्शन को निकालकर अपने सर में घुसा लेती है, और जैसे ये कोड उसके दिमाग में एक्टिवेट होता है तो वो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। ये काम करने के लिए तुमने ही मुझे फोर्स किया, और अब देखना कि नतीजे क्या निकलते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर टीचर ग्रे रे के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर रही होती है, लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर ग्रे की फटनी शुरू हो जाती है। वो ये कहती है कि मेरे सारे अटैक्स का तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है? रे उसे कहता है, शायद तुम ये बात नहीं जानती कि ये सारे के सारे ब्लेड्स द आइस ब्लेड सॉर्सरर को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में मेरी सेफ्टी भी। जिसके बाद ग्रे गुस्से में आकर रे के ऊपर एक काफी जोरदार फायरबॉल से अटैक करती है, पर रे इसे एक ही पल में गायब कर देता है। ये तुमने क्या किया? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? इस तरफ हम ये देखते हैं कि रे के सारे दोस्त भी जाग चुके हैं, और वो भी उसे ही देख रहे होते हैं। ग्रे गुस्से में आकर उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स कर रही होती है, पर रे उसके सारे अटैक्स को बड़ी आराम से डॉज कर लेता है। एवी कहता है कि रे देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगली पल हम ये देखते हैं कि रे की बॉडी से खून आना शुरू हो जाता है। ग्रे ये कहती है, तुम अपनी पावर्स को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि अब भी मेरे पास चांस है तुमसे जीतने का। अब वो रे के ऊपर एक काफी खतरनाक स्पेल का इस्तेमाल करने वाली होती है, और रे भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। एल्बर्ट जैसे ये देखता है वो ये कहता है कि सच में ये तो काफी इनक्रेडिबल है। अब जैसे ही ये सारी आइस हटती है तो हम ये देखते हैं कि रे की हालत काफी खराब हो जाती है, और उसकी टीचर जम चुकी है। तो फाइनली मैंने इन सभी को बचा लिया बिना किसी को खोए। ये बोलते ही रे बेहोश हो जाता है। फिर हमें रे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रे एक छोटा सा बच्चा है, और उसकी मास्टर उसे कैंप में लेकर आती है, जहाँ पर उसके साथी उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या ये आपका बच्चा है? अरे नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने तो अभी तक वो भी नहीं किया। हाँ वो क्या? जैसे वो इस लड़की के ऊपर आइस ब्लेड से अटैक करने वाली होती है तो वो जाकर मेजर के पीछे छुप जाती है। मेजर उससे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है? वो ये कहती है कि जब मैं बाहर गई तो मुझे बस यही बच्चा मिला जो कि अकेला सर्वाइवर था, और मुझे एक आवाज बुला रही थी तो मैं इसे लेकर यहाँ पर आ गई। पर उसकी एक साथी उसे यहाँ पर रखने से मना कर रही होती है। वो ये कहती है कि हम इस बच्चे को यहाँ पर रख नहीं सकते। ये सुनते ही लीडर काफी गुस्सा हो जाती है। वो ये कहती है, ये बच्चा भी तो हमारे किंगडम का ही पार्ट है, तो हम इसे यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते? अब ऐसी दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी उन्हें ये पता लगता है कि रे को होश आ चुका है, और जैसे ही मास्टर रे के पास भागकर जाती हैं, तो वो ये देखती हैं कि रे उठ चुका है। वो उससे ये पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है? पर रे उन्हें कुछ भी नहीं बताता, पर काफी ज्यादा पूछने के बाद रे ये कहता है कि मेरा नाम है रे। ये सुनते ही लीडिया काफी खुश हो जाती है, और वो ये कहती है कि मेरा नाम है लीडिया। अब रे कैरोल के पास आ जाता है, जो कि उसे कहानियां सुना रही होती है, और रे भी इन कहानियों को काफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी लीडिया यहाँ पर आ जाती है, और वो ये कहती है, ओह अच्छा, तुम इस पिंक फूल के साथ डील करना सीख गए हो। अरे मास्टर, आप ये क्या कह रही हो? फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सारे इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर रे को रखने वाले हैं या फिर नहीं। पर एक लेडी इसके लिए मना कर देती है। कैरोल कहती है, पर मेरे पास काफी पैसे हैं और मैं उसे अडॉप्ट कर सकती हूँ। और वो ये नोटिस करते हैं कि रे भी उन सभी को बाहर से देख रहा होता है। तभी लीडिया उसके पास चली जाती है और उससे ये पूछती है कि तुम कहाँ पर रहना चाहती हो? रे उससे ये कहता है कि मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद लीडिया मेजर के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं रे को यहाँ पर रखना चाहती हूँ। क्या रे के अंदर कोई काबिलियत है? इस बच्चे के अंदर कुछ न कुछ तो यूनिक है और मैं इसे सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेजर भी इस बात के लिए मान जाते हैं। ये सुनते ही कैरोल काफी खुश हो जाती है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। रे भी लीडिया को मास्टर बुलाना शुरू कर देता है। फिर हमें 6 साल के बाद फार ईस्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे ने अपने आइस ब्लेड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के
सारे एनिमीज को काफी आराम से हरा दिया होता है। ये देखकर उसके टीममेट्स उसकी काफी तारीफें करते हैं कि ये बच्चा तो सच में काफी कमाल का है। पर आगे जाने के बाद वो ये देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा है। लीडिया ये बताती है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के सॉर्सरर्स काफी ज्यादा ओवरहीट कर रहे हैं। अब ये सारे मीटिंग में आ जाते हैं जहाँ पर मेजर ये बताते हैं कि 2 सॉर्सरर्स डीप ब्लू और थंडर मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। क्या सामने वाले लोग सच में इतने स्ट्रॉन्ग है? एवी ये कहती है मुझे ऐसा लगता है कुछ और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मेजर कहते हैं मेरे ख्याल से ये वॉर और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, तो हम ऐसे ही रिट्रीट नहीं कर सकते। ये सारे लोग रे से कह रहे होते हैं कि वो इस फाइट को छोड़कर यहाँ से जा सकता है क्योंकि अब भी वो काफी छोटा है। पर रे उनसे कहता है कि आप सारे मेरी फैमिली हो और मैं आपको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मेरी मास्टर ने मुझे सिखाया है कि टैलेंट के साथ काफी सारी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं और मैं उन्हें निभाने के लिए एकदम रेडी हूँ। अरे वाह छुटकू, तुम सच में काफी अच्छे हो और मैं तुम्हें बचाने के लिए एकदम तैनात रहूंगा। फिर हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हावर्ड ही पहला इंसान होता है जो कि रे की आंखों के सामने मारा जाता है। ये देखकर रे को काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लीडिया उसे रुकाने की काफी ट्राई करती है पर रे ओवरहीट हो जाता है। पर तभी हावर्ड की झलक उसके सामने आती है। वो ये कहता है कि प्लीज मरना मत, मैं तुम्हें ऊपर से देखने वाला हूँ। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर रे एक हॉस्पिटल के अंदर होता है और जैसे उसे होश आता है वो ये कहता है कि सारे लोग कहाँ पर हैं। उसकी मास्टर उसे बताती है कि तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था ना, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। अब ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और रे ये पूछता है कि सारे लोग कैसे हैं। एबी ये बताती है कि सारे लोग एकदम ठीक हैं, बस उनका माना थोड़ा सा कम हो गया था पर अब वो सारे सही हैं। लीडिया रे के सर को सहलाती हैं और ये कहती हैं कि जब भी तुम फ्री हो मुझसे मिलने जरूर आना। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। यहाँ तक कि मेड भी उससे कहती है कि बच्चे अच्छे से रेस्ट करना। जब ये सारे यहाँ से चले जाते हैं तो रेवी उससे कहती है कि लीडिया मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा एडमिशन उस एकेडमी में करवा दूं और इसके लिए वो मुझसे भीख मांग रही थी और मैंने आज तक लीडिया को भीख मांगते नहीं देखा। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडिया और रेवी बात कर रहे होते हैं। लीडिया उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि रे अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय करे और वो ये देखे कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि रे एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी उम्र के ही दोस्तों को डिजर्व करता है और उसकी जगह बैटलफील्ड में नहीं है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडिया एकेडमी से बाहर आ जाती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। वो ये कहती है कि रे तुम एकदम सही हो। ये सारी बातें सुनते ही रे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके दोस्त भी बाहर खड़े हुए उसका वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये सारे अंदर चले जाते हैं। रे उनसे माफी मांगता है कि दोस्तों मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं ही उन 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक हूँ, यानी कि द आइस ब्लेड सॉर्सरर। वो ये भी कहता है कि मैं अपनी मास्टर के साथ फार ईस्ट की वॉर में फाइट कर रहा था लेकिन तभी मैं ओवरहीट हो गया। वो सारे ये पूछते हैं पर ये ओवरहीट क्या होता है। रे ये बताता है जब तुम ना चाहकर भी अपने एनग्राम के ऊपर से कंट्रोल खो देते हो तो तुम ओवरहीट हो जाते हो। वो ये बता रहा होता है कि ये सारी सिचुएशन काफी अजीब थी और जब मेरी आंखें खुली तो मेरी मास्टर ने मुझे गले से लगाया हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को ओवरहीट से बचाने के लिए क्रोनोस लॉक का इस्तेमाल करता हूँ। ये सारे लोग इस बात को सुनकर काफी चौंक जाते हैं और वो ये कहते हैं क्या इसीलिए तुम सॉर्सरी का इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, यही वो रीजन है। यहाँ तक कि मैंने काफी सारे लोगों की भी जान ली है जो कि मेरे अपने थे और मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एकदम सही हूँ? मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ उस सब के लिए जो भी मैंने किया। तभी रोज उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे हाँ यार, हम भी तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। और रोज उसे गले से लगाकर कहती है कि देखा सारे लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम अकेले नहीं हो। अब रात में एल्बर्ट भी रे के पास आ जाता है और वो उससे माफी मांग रहा होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। और रे भी उसे माफ कर देता है। ये देखते ही एल्बर्ट काफी शॉक्ड हो जाता है। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने काफी जल्दी मुझे माफ कर दिया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने मुझसे माफी मांग ली, ये मेरे लिए काफी है। सच में यार तुम काफी पावरफुल हो लेकिन फिर भी तुम एक आम लाइफ जी रहे हो। अब रे उसे एक एडवाइस देता है कि जो तुम बाहर ढूंढने का ट्राई कर रहे हो उसे प्लीज अपने अंदर ढूंढो। अब अगले सीन में हम कैरोल को देखते हैं जो क्लास में आ जाती है और वो अब से इन सभी की न्यू टीचर है। वो ये कहती है हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल? और सारे बच्चे उसे देखकर ब्लश करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कैरोल काफी क्यूट है।
अब कैरोल इन सभी को मैजिक शेवेलियर के बारे में बताना शुरू करती है और वो ये कहती है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर किंगडम की तीनों ही एकेडमीज पार्टिसिपेट करती हैं। साथ में वो ये भी कहती है कि सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चे सीधा ही मेन टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वो ये दिखाती है कि इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 16 बच्चों को चुना जाएगा जो कि तीनों ही एकेडमी से होंगे। और रिबेका जो कि लास्ट टाइम यहाँ से जीती थी, तो उसी वजह से हम 5 नहीं हम 6 बंदों को यहाँ से भेज सकते हैं। जिसके बाद ये सारे अलग अलग एकेडमीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं और सारी ही एकेडमीज अलग अलग चीजों में काफी परफेक्ट हैं। वो ये बताती है कि इस कंपटीशन के अंदर कमेटी मेंबर्स भी काफी इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे बच्चों को सपोर्ट करेंगे। और रे, मैं ये काम तुम्हारे ऊपर सौंपती हूँ। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया। अब रे काफी गुस्से में एबी के पास आ जाता है और वो ये कहता है कि कैरोल यहाँ पर क्या कर रही है। वो ये कहती है कि वो अभी फ्री थी तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया, और वैसे भी वो अकेडमी को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम ये बात जानती हो ना कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाता, तो उसका कुछ करो। अरे मुन्ना, शांत हो जाओ। वैसे भी सारे बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है। हाँ, बस तभी तक जब तक कैरोल अपना असली रंग नहीं दिखाती। पर तभी अचानक कैरोल उसके पीछे आ जाती है। तुम ये क्या बातें कर रहे हो। ये देखकर रे की काफी फट जाती है और वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम रे और क्लैरिस को देखते हैं जो कि एक फाइट को देख रहे होते हैं। रे ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की इस फाइट को जीतने वाली है। क्लैरिस को ये बातें समझ नहीं आती कि रे क्या बकवास कर रहा है और आखिर में ये लड़की ही जीत जाती है। ये देखकर क्लैरिस काफी शॉक्ड हो जाती है। तुम सच में काफी डरावने हो। तुमने मैच शुरू होने के 2 सेकंड में ही ये बता दिया कि कौन जीतने वाला है। ये बस इसीलिए क्योंकि उन दोनों की एबिलिटीज काफी डिफरेंट थी, तो ये बताना काफी आसान था। अब बारी आती है रोज की, जिसका मैच एक बंदे के साथ हो रहा होता है। क्लैरिस ये कहती है कि ये देखकर मैं काफी आराम से बता सकती हूँ कि इनमें से कौन जीतेगा। और अगली पल हम ये देखते हैं कि रोज इस मैच को जीत जाती है, पर उसके चेहरे पर एक उदासी होती है जिसको री भी नोटिस कर लेता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रोज अपने डैड से बात कर रही होती है और वो ये कहते हैं कि तुम ये बात जानती हो ना कि तुम रोज फैमिली की मेंबर हो और मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात और, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस ऑल ग्रेन फैमिली से नहीं हारना है। इस तरफ रे इन सभी से एरियाना ऑल ग्रेन्स के बारे में पता कर रहा होता है और वो ये बताती है कि वो लड़की डियोम अकेडमी से है। रे उनसे ये पूछता है क्या वो लड़की सच में स्ट्रॉन्ग है। रिबेका ये बताती है कि वो एक नोबल है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करती है। सैरा भी ये कहती है कि मैंने भी उससे एक बार फाइट की थी, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। अब अगले सीन में हम रोज को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट एल्बर्ट को काफी आराम से हरा देती है और मैजिक शेवेलियर के लिए सिलेक्ट हो जाती है। ये सारे लोग भी खड़े हुए उसी को नोटिस कर रहे होते हैं। क्लैरिस ये कहती है कि रोज काफी कमाल की है, उसने अपने सारे मैचेस 10 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिए। एल्बर्ट भी सेकंड रैंक के लिए क्वालिफाई कर चुका है, यहाँ तक कि वो अपने टीममेट से स्माइल करके बात कर रहा होता है। और ये तीनों छपरी लड़कियां भी रोज के पास आ जाती हैं और उसकी तारीफें कर रही होती हैं और वो ये सोच रही होती है कि सभी ने मुझसे काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं और मुझे सभी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। अब रे रोज से मिलने के लिए उसके पास आ जाता है और वो उसे कांग्रेचुलेशन करता है कि वो मैजिक शेवेलियर के अंदर सेलेक्ट हो चुकी है। और वो ये कहता है कि तुम्हें लड़ने में मजा नहीं आता, तुम्हारा चेहरा हमेशा ही उतरा हुआ लगता है। वो ये कहती है कि एरियाना भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, तो मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर ऐसी ही बात है तो अभी कंपटीशन में 1 महीना बाकी है, तो चलो मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ। रोज उसे इस चीज के लिए मना कर रही होती है। वो ये कहता है कि मेरे पास मेरी मास्टर की ये बुक है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें रोज का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एरियाना से होती है और ये दोनों एक साथ खेल रही होती हैं। टाइम बीतने के साथ ही ये दोनों काफी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ही थैंक्स कर रहे होते हैं और एक दूसरे को गले से लगाकर ये कहते हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये दोस्ती कभी भी टूटने वाली नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ये दोनों बड़ी हो जाती हैं तो इन दोनों के बीच में एक मैच होता है जिसमें रोज हार जाती है और जैसी एरियाना उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करती है तो रोज यहाँ से चली जाती है। इसी टाइम के बाद से इन दोनों के बीच में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। प्रेजेंट में रोज ये सोच रही होती है कि एरियाना चेंज नहीं हुई है, चेंज मैं हुई हूँ। जब अगली सुबह रोज रे से मिलने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर एक धांसू एंट्री मारता है और वो ये कहता है कि आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मेरा नाम है व्हाइट और तुम मेरी स्टूडेंट, तो चलो मुझे सर कहकर बुलाओ। और उसने एक मास्क भी पहना होता है। रोज ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो
जाती है कि ये इंसान कैसी हरकतें कर रहा है। जब भी मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम्हें रेंजर कहकर जवाब देना है। क्या जर? अरे जर नहीं, रेंजर। अब रे उससे ये कहता है कि तुम्हें 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, वो भी बिना अपनी फिजिकल पावर को इनहेंस किए। क्या 20 किलोमीटर? और अभी दोनों अपनी ट्रेनिंग पर लग जाते हैं और रोज इस ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक जाती है। रे उससे ये कहता है कि आज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान थी, पर कल वाली काफी मुश्किल होगी, तो तैयार रहना। क्या ये आसान थी? अरे रेंजर बोलो, मुझे परेशान मत करो। अब ऐसी ही रोज की काफी खतरनाक ट्रेनिंग चल रही होती है और वो ये सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नर्क में आ गई हूँ। तभी रोज को एक सपना आता है जहाँ पर एरियाना उससे दूर जा रही है और रोज उसे रोकते हुए नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी उसके बाकी साथी आ जाते हैं जो कि उसे सपोर्ट दे रहे होते हैं। रे भी यहाँ भागते हुए आता है और वो रोज को खोपची में ले जाता है और ये कहता है कि तुम भी ये एप्पल खाओगी। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये देखती है कि रे उसकी खिड़की के बाहर खड़ा हुआ बर्तन बजा रहा है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। ये क्या कर रहा है? जिसके बाद रिबेका और सारा भी नीचे आ जाती हैं। वो ये पूछती हैं कि रे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम रे नहीं है, मेरा नाम है मास्टर वाइट। तुम कोई भी हो, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। रे उससे कहता है कि तुम तो काफी क्यूट लग रही हो, पर इसी मौके का फायदा उठाकर रोज यहाँ से भाग जाती है। अब रे उसे ढूंढना शुरू करता है तो उसे एल्बर्ट मिल जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे बस कुछ टाइम अकेले रहना है। वो रे से पूछता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? मैं डेली ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम आगे चलकर काफी पावरफुल बनने वाले हो। अब तुमने ये कह दिया तो काफी अच्छा लग रहा है। अब रे रोज को ढूंढते ढूंढते इन दोनों के पास आ जाता है और वो ये कहता है क्या तुमने उसे कहीं देखा है? पर वो मना कर देती है। पर अगली पल रे उसको ढूंढ लेता है। हाँ रोज, क्या हाल चाल? और वो उसे घसीट कर यहाँ से ले जाता है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर रे अपने क्लब में आ जाता है और वो ये कहता है कि हम सभी को रोज के लिए चीयर लीडिंग स्क्वाड बनना है। लेकिन हम वो काम क्यों करें? क्योंकि हम सभी के अंदर ताकत के साथ साथ बुलंद आवाज भी है और ये सारे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। ये लो मेरे दोस्त, तुमने जो मंगाया था मैं लेकर आ गया हूँ, बस अपने पाथ को फॉलो करो। अगली सुबह हम ये देखते हैं कि रे ने अपने आप को एक लड़की में चेंज कर लिया होता है और वो पहुंच जाता है ड्यूम अकेडमी, जहाँ पर ये अपने आप को छुपाने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। वो ये कहती है मेरी बहन तुम कहाँ पर हो? और जैसे रे इस बॉक्स से बाहर निकलता है तो ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं।